जय हिंद, दिस इज पार्थ चित्रांश एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, हम उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जो भी थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं, मैंने उनको एक प्लेलिस्ट में क्या कहते हैं कैटेगराइज कर दिया है, तो आप प्लीज उस वहां पे जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इनकी डायमेंशन फॉर्मूला और क्या कहते हैं इनकी बेसिक बातें जो हैं वो आज हम इस लेक्चर में अपनी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट को समझते हैं। देखो पॉइंट चार्ज क्या है। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस ब्रांच में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई बॉडी पर, जैसे किसी बॉडी पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है और हम सिर्फ उस चार्ज के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि मान लो ये कोई बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है इस बॉडी के पास दो प्रॉपर्टीज होंगी। एक प्रॉपर्टी कहलाती है मास और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दोनों ही प्रॉपर्टी हैं इस बॉडी के पास। क्लियर? अगर हम केवल इस बॉडी की मासिव प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक, अगर हम इस बॉडी के केवल मासिव प्रॉपर्टी की बात करें, केवल मास प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग याद करो सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने कुछ स्टडी किया था। वहां पे हम लोगों ने एक कंसेप्ट यूज किया था पॉइंट मास, जिसमें हम लोग मानते थे कि किसी भी ओवरऑल ऑब्जेक्ट का ओवरऑल जो इफेक्टिव जो मास है, मतलब ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव जो टोटल जो मास जो है, उसको हम कहां मानते थे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसीडर कर लेते थे। और इस पॉइंट को हम लोग कहते थे दिस इज नोन एज पॉइंट मास। क्लियर? बिल्कुल उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का भी कंसेप्ट है। हालांकि सेंटर मास अभी ये खत्म नहीं हुआ, सेंटर मास एक अलग एक टॉपिक है, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं सिर्फ बेसिक बात बता रहा हूं आपको। तो चार्ज की अगर बात करें, अब जैसे हमने कहा इस में अब केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो हमें इस बॉडी का केवल एक ही प्रॉपर्टी उठानी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं या ये क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि एक काम करते हैं, हम इस बॉडी का केवल इलेक्ट्रिक चार्ज उठाएं, केवल इस प्रॉपर्टी को उठाएं। इस बॉडी पे जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लो इस बॉडी के पास टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज था 10 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है मान लो, तो हमने क्या किया, इस बॉडी पे जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मान लिया, कंसीडर कर लिया कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है। मतलब इस बॉडी पे टोटल इफेक्टिव जो भी चार्ज है 10 कूलम, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सिचुएटेड है, हमने उसको कंसीडर किया। तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हो गया। ध्यान रहे ये कैसा कंसेप्ट हो चुका है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हो चुका है। पॉइंट चार्ज एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसमें हम लोग कंसीडर करते हैं कि किसी भी बॉडी पर अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है और हम उस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग कंसीडर कर देते हैं एंड दैट पॉइंट इज नॉन एज योर पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट है, पूरा हाइपोथेटिकल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यहां सिर्फ चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में केवल स्टडी अगर कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ क्या किया, हमने इस पूरी बॉडी पर या किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर या किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पर हमने जितना भी टोटल जो चार्ज था उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया। एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर कोई मास नहीं है, उसके पास केवल क्या है, सिर्फ चार्ज है। जैसे हमने अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है। ऑब्वियस सी बात है, उसका जो मास है वो किसके बराबर है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। चार्ज की अगर हम बात करें तो इसके पास जो चार्ज है वो किसके बराबर है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात करें, केवल मैग्नीट्यूड की, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो स्टडी है वो दो तरीके से करते हैं, या तो उसकी एक तो उसकी मासिव प्रॉपर्टी की वजह से और एक उसकी चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मास के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो हमने कंसीडर कर लिया कि मान लेते हैं ये जो चार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर पूरा जो चार्ज जो है वो हमने क्या कर दिया है, कंसीडर कर लिया है। This is the concept. This concept is known as the point charge. Point charge का concept क्या है? It is an hypothetical concept है, पूरा तरीके से imaginary है। हम एक ऐसा point consider करते हैं, एक point consider करते हैं जिस पर हम किसी भी body का या किसी भी particular particle का overall जितना भी charge है वो उस पर हम point पर assume करते हैं। तो this is an hypothetical concept. Test charge यहाँ पर क्या है? टेस्ट चार्ज एक्चुअल में किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं।
टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉइंट चार्ज के कंपेरेटिवली हम बहुत ही वीक लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है 10 कूलम, ठीक, और हमने आपसे कहा कि यहाँ पे इससे 2 पॉइंट्स हमने मान लिए, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ऑब्वियस सी बात है R1 जो कि ए पॉइंट और R2 जो कि बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट चार्ज से, कैपिटल पी मान लेते हैं इसको। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगी भाई, कम होगी। बात क्लियर? तो हम लोग ये चीज कैसे पता करते हैं, हम लोग इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो हमें यहां पर एक चार्ज कंसीडर करना पड़ता है, एक ऐसा चार्ज जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है वो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बहुत ही कम होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, फिलहाल हम बस बेसिक बात कर रहे हैं। तो क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉइंट चार्ज, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी कंपैरेटिवली इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, बहुत ही कम हम मानते हैं। हम इतना कम कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट, इस टेस्ट चार्ज का जो खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कैसी होनी चाहिए? बहुत ही वीक होनी चाहिए, लगभग नेग्लिजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपके पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट है। पॉइंट चार्ज क्या हो गया? एक हम लोग कंसीडर करते हैं किसी भी बॉडी पर ओवरऑल जो चार्ज है, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसीडर कर लें, दैट कंसेप्ट इज नॉन एज द पॉइंट चार्ज। उसको हम पॉइंट चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम पॉइंट चार्ज तरह मान सकते हैं। टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज एक टेस्टिंग के लिए यूज होता है, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हम वीक लेते, बहुत ही स्मॉल लेते हैं एज कंपेयर टू द गिवन पॉइंट चार्ज। और भी इसकी बातें हैं जो वक्त आते आते धीमे धीमे आगे बढ़ते चलेंगे और हम इनके बारे में सीखते चलेंगे। तो ये आपके पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के कंसेप्ट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपना जरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। हम लोग अब स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दो को पहले जरा स्टडी कर लेते हैं। क्या है ये? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे मासिव बॉडी, जैसा मास की बात करें तो मास के चारों ओर अपना होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। मास के चारों ओर क्या होता है? अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जैसा कि कोई पार्टिकल है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है मास, और उस मास की वजह से वो अपने चारों ओर के स्पेस को कुछ ऐसे मॉडिफाई करता है कि वो किसी दूसरी मासिव बॉडी पर एक इंट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट कर सके। उसी तरीके से किसी भी चार्ज बॉडी या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस, किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जहां पर कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, दैट रीजन, दिस रीजन इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। किसका? इस पॉइंट चार्ज का। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं जरा। किसी भी चार्ज, ठीक, के चारों ओर का वो स्पेस, ठीक है, किसी भी चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस, वह स्पेस जहां पर वह किसी दूसरी चार्ज बॉडी को इंटरेक्ट कर सके, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर सके, दैट स्पेस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट चार्ज। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की स्पेस प्रॉपर्टी है। जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मासिव बॉडी की या किसी भी मासिव प्रॉपर्टी की एक स्पेस प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ स्पेस प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन पॉइंट चार्ज। किसी भी चार्ज की एक अपने स्पेस प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंगली वो अपने आसपास के स्पेस को, के इलेक्ट्रिक फील्ड को, अपने स्पेस को अपने अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाइड करता है, ऐसे मॉडिफाइड करता है कि वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सर्ट कर सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हुआ? द स्पेस property of an electric charge by virtue of which it can exert a force of interaction on any other unit positive test charge. That space surrounding the point charge is known as the electric field of that point charge. तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल लगभग ग्रेविटेशनल फील्ड जैसा ही होता है, जैसे चार्ज की वजह से होता है, मास की वजह से होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरीके से चार्ज की वजह से होता है अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड। दिखाई नहीं देता है, बस हम इसके इफेक्ट को, इसकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें,
ठीक, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे हमने आपसे कहा कि मान लो ये पॉइंट चार्ज है, दैट्स कॉल्ड प्लस क्यू, और हमने क्या किया, इससे कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने क्या किया, इससे कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, दैट इज कॉल्ड क्यू नॉट। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, इस क्यू नॉट पर एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ठीक है ना, तो ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, इस क्यू नॉट पर एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट चार्ज इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कुछ इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अगर क्यू नॉट पर इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अगर क्यू नॉट पर इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ध्यान रहे इस चार्ज के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है, पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू नॉट से बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो अगर ये क्यू इस क्यू नॉट पर इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो क्यू नॉट क्यू पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो चलिए, तो हमने आपसे कहा कि मान लो एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर एक चार्ज रख दिया हमने क्यू नॉट। ऑब्वियस सी बात है, ये क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक, हम केवल अभी स्केलर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड केवल कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो इस क्यू नॉट पर जो फोर्स इसने जो एक्सपीरियंस किया है, किसकी वजह से, क्योंकि इस क्यू नॉट को हमने कहां पे रख दिया, इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इस क्यू नॉट पर जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक, अगर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको दूसरे भाषा में या मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कुछ ऐसे कर सकते हैं कि भाई इस क्यू ने इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, कैपिटल एफ। भाई फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया, मान लो इस क्यू नॉट ने, तो क्यू नॉट को हम नीचे लेकर आए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एफ अपॉन क्यू नॉट, और ये है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट कैपिटल P। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो तीन बातें समझ गए आप लोग, पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, किसी भी बॉडी का ओवरऑल चार्ज को अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसीडर करें, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस, या इलेक्ट्रिक चार्ज की एक स्पेस प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह अपने आसपास में रखे हुए किसी भी चार्ज को क्या कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? इसके बाद अगर हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमने माना, पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट P एट विच द Q नॉट एज एक्सपीरियंस सम फोर्स। क्लियर? दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस per unit test charge, the force experienced per unit test charge is known as the electric field intensity of a given point charge at any point capital P। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात। अगर इसकी SI यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो ऑब्वियस बात है, SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी भाई, फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलम, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी भाई, न्यूटन पर कूलम। ठीक, सीजीएस यूनिट लिखना चाहते हो तो सीजीएस यूनिट में आपका आ जाएगा डाइन पर स्टेट कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो देखो ध्यान से, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा,
t माइनस 3a-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अगर आप निकालना चाह रहे हो तो निकाल भी सकते हो। जैसे भाई E बराबर क्या है, F/Q0, क्लियर। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2 Q0, भाई चार्ज का होता है A इंटू टी। भाई ये कैसे आया, क्योंकि I बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, I बराबर Q/T, तो Q बराबर I इंटू टी। तो I का क्या होता है कैपिटल A एंड T का होता है कैपिटल T। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल mLT-3a-1। तो ये इसकी हो गई डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बात ध्यान रखना, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में E का डायमेंशन फॉर्मूला या V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, इनमें से कोई एक याद रखना, काम आएगा। अगर एक याद रखते हो तो बाद बाकी हम खुद सीख जाएंगे, उन्हें हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, उसकी एसआई यूनिट की बात हो गई, बाद बाकी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और कहते हैं हम लोग जरा, कि मान लो अगर कोई चार्ज, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, अगर इसको प्लेस कर दिया जाए, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म है, क्लियर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि हर पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, वो सेम है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस पॉइंट चार्ज, वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, F बराबर पॉइंट चार्ज कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट्स कॉल्ड Q, ठीक है ना। किस इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा ये, F बराबर Q इंटू E। हाँ बिल्कुल, जैसा अगर आपसे कहा जाए कि मान लो कोई 10 कूलाम का चार्ज है और उसको हमने अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ कैपिटल E, तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट पॉइंट चार्ज, तो आप क्या बोलोगे, F इक्वल्स टू Q इंटू E। चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उस पॉइंट पर आप वो रख देना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना लगा। तो ये आपकी जनरल कुछ बातें हो गई, जनरल डेफिनेशंस हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जरा इसकी कुछ वेक्टर फॉर्म को हम जरा थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जरा अभी तो मैंने सिर्फ स्केलर फॉर्म की बात करी है, ठीक है ना, अब जरा इसको वेक्टर फॉर्म में थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा था कि जो टेस्ट चार्ज है Q0, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द पॉइंट चार्ज। उसका एक रीजन है, देखो हर चार्ज का क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। अगर आप टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा लेते हो, या फिर अगर आप टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कंपेरेबल इतना कंसीडर कर लेते हो कि आप पॉइंट चार्ज के कंपेरेबल उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो केस क्या होगा, देखो मान लो हमने कहा ये रहा पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लस Q। हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, दैट इज कॉल्ड पॉइंट P। इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर, जो कि इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर हमें इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, दैट इज कॉल्ड Q0, क्लियर। अब ऑब्वियस सी बात है, चार्ज भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। लेकिन अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जो कि इसके पॉइंट चार्ज पे भी डिपेंड करेगी, अगर इस Q0 के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट P पर आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको इस पॉइंट पर Q0 और Q, इन दोनों पॉइंट चार्ज का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज, जिसका काम होता है किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिटरमाइन करना, एक्सप्लेन करना, समझाना, तो उसके लिए जरूरी है कि जो चार्ज आप कंसीडर कर रहे हो, जो टेस्ट चार्ज आप कंसीडर कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए, उसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पॉइंट चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है उससे बहुत कम होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, देन जो जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन कर रहे हो पॉइंट चार्ज के लिए, तो वहां पर आप इसके लिए नहीं, आप एक्चुअली में किसके लिए निकाल दोगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर वो निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो स्टडी है वो गड़बड़ हो सकती है, खराब हो सकती है। इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज जो है वो कैसा लेते हैं, बहुत ही स्मॉल लेते हैं एज कंपेयर टू द पॉइंट चार्ज। तो मैथमेटिकली भी इसको कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। तो मैथमेटिकली देखो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, मैथमेटिकली अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम लोग कुछ इसको ऐसे लिखते हैं, E वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0। ये हम इसको इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम लोग लिमिट का यूज करते हैं।
यहाँ लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो मैक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं। और यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि क्यू नॉट जीरो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, नहीं, ये जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि क्यू नॉट की जो वैल्यू है वो हम लोग क्या ले रहे हैं, जितनी स्मॉल कंसीडर करेंगे। लिख लेना ये बात, हेयर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो रिप्रेजेंट्स दैट द क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी वैल्यू हम जितनी स्मॉल लेंगे, इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम जितनी स्मॉल लेंगे, इस पॉइंट P पर इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट्स कॉल्ड E वेक्टर जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। Here, limit Q naught tends to zero represents that Q naught की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, पॉइंट P पर इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हमें डिटरमाइन करनी है वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। यहां पर हम एक बात और आपको बता दें, सोचो अगर मान लो हमने जैसे Q naught जो है जैसे हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट P पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी, इस पॉइंट चार्ज की एक्चुअल जो है, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो एक्चुअली है, ठीक है ना, वो हमेशा कम हो, वो हमेशा ज्यादा होगी जो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट एनी पॉइंट P फॉर दिस पॉइंट चार्ज, तो वो हमेशा क्या होगी, कम होगी अगर आप Q नॉट पॉजिटिव लेते हो तो। ठीक, अगर आप मान लो इस Q नॉट को, अगर आप इस Q नॉट को निगेटिव कंसीडर करते हो, ठीक है ना, अगर आप इस टेस्ट चार्ज को निगेटिव कंसीडर करते हो तो इस पॉइंट P पर जो भी आपकी कैलकुलेटेड, ठीक है, जो भी आपकी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अब क्या होगी, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एरर कम से कम हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि एरर कम से कम हो, इसीलिए हम लोग ज्यादातर टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में ऐसा नहीं आने वाला, बस इतना ध्यान रखना कि हम लोग Q नॉट को पॉजिटिव लेते हैं, कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जिस पॉइंट पर हमें पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है तो उस पॉइंट पर हमें कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाती, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू देखते हैं, तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमेशा P पॉइंट पर जो एक्चुअल वैल्यू से हमेशा कैसी होती है, कम होती है। अगर आप टेस्ट चार्ज कैसा लेते हो, पॉजिटिव कंसीडर करते हो। तो चलिए ये यहाँ पे बात हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए डायरेक्शन केस क्या है, डायरेक्शन देखिए, जैसे मान लो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, ये ऑब्वियस सी बात है, Q नॉट पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, देन द फोर्स F वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, Q नॉट E वेक्टर। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, मैं इसका नया डायग्राम बनाता हूं साफ सुथरा। चलिए अब देखते हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे थे जरा। तो मान लो हमने यहाँ पे कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज है कोई प्लस Q, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर हमने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये Q इसको क्या Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्सिव फोर्स किसके बराबर होगा भाई, F वेक्टर बराबर मान लेते हैं, ये हो जाएगा Q नॉट इंटू E वेक्टर। व्हाट इज E वेक्टर, E वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P। तो याद यहाँ पे जो F इक्वल्स टू Q नॉट E जो लिखा है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मतलब इस पॉइंट P पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसकी डायरेक्शन हमेशा किसके अलाउंग होगी, हमेशा उस फोर्स के अलाउंग होगी जो फोर्स इस Q नॉट पर लग रहा है। मतलब Q नॉट पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में इस पॉइंट चार्ज का ही उसी डायरेक्शन में इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। ठीक, अगर हम दूसरी बात करें, यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज ले लें, मान लो माइनस Q है, ठीक है, और इससे ठीक स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने एक और यहाँ टेस्ट चार्ज माना, तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखो फोर्स कहाँ लगेगा भाई, ये नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या करेगा, इस Q नॉट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा भाई, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, मतलब डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, तो F वेक्टर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q नॉट E वेक्टर। तो भाई यहाँ पर भी केस क्या हो गया, यहाँ पर केस क्या हुआ कि इस Q नॉट का फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर, तो इस पॉइंट पर इस माइनस Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, इसी फोर्स के अलाउंग होगी। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है जिसको हम लिखते हैं F वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट E वेक्टर, यहाँ पे ये दो चीजें देखो रिप्रेजेंट कर देता है।
पहला रिप्रेजेंट क्या करता है कि अगर कोई चार्ज Q नॉट या कोई भी पर्टिकुलर चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे स्ट्रेंथ है कैपिटल E वहां रखा है तो उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F बराबर Q नॉट E वेक्टर। जैसे हम लोग मान लिया, कंसीडर किया कि मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q और हमने उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे रख दिया और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ जो है वो कुछ E वेक्टर है, तो इस पॉइंट चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी, या चलो कोई पॉइंट चार्ज है मान लो Q1, ठीक है, अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और वो पॉइंट P पे रखा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कुछ कैपिटल E वेक्टर है, तो इस पॉइंट पर फोर्स कितना लगेगा इस Q1 पर, F बराबर Q1 इंटू E। डायरेक्शन, इस पॉइंट पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है ना, इस Q1 पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी, जहां भी फोर्स लग रहा होगा वही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। क्लियर? तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक नई डेफिनेशन पर, हेडिंग पर। हेडिंग आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए अब इसको जरा थोड़ा समझ लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए इसमें ये केस क्या है, मान लेते हैं ये कोई एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, ठीक है, अभी केवल पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। आगे हम चार्ज रिंग की वजह से, एक चार्ज वायर की वजह से, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों, ठीक है ना। जैसे एक वायर होगा, ये एक चार्ज्ड वायर है, ठीक है ना, एक बार हम इस फाइनाइट लेंथ कंसीडर करेंगे और एक बार इनफाइनाइट लेंथ, तो उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, वो हम कंसेप्ट को यहां यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही आने चाहिए। अगले जो लेक्चर्स हैं वो आपके इसी पर बेस्ड होंगे। तो अभी हम केवल पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट हमें क्या बोला गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट P, जो कि कितना डिस्टेंस पर है, कुछ स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ठीक। तुम्हें इस पॉइंट P पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखते हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q, we have to find electric field intensity at any point capital P which is small r distance apart from this point charge। ये तुम्हारी लैंग्वेज हो गई। इसके बाद आप एक चीज कंसीडर कर लेना, लेट अस कंसीडर अ टेस्ट चार्ज। भाई एक टेस्ट चार्ज हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज का काम क्या है भाई, उसका काम है कि दूसरे चार्ज बॉडी या किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको डिटरमाइन करना। तो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया, मतलब कंसीडरिंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P, हमने इस पॉइंट P पर इस टेस्ट चार्ज को रखा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंगली जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, द Q नॉट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स F इक्वल्स टू Q नॉट E, जो है जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो, ठीक है ना, वैक्यूम है तो F इनटू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अगर इसी चीज को आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो देखो कैसे लिख सकते हो। इसी चीज को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे लिखेंगे, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, ठीक है ना, क्या द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस Q नॉट एट एनी पॉइंट P, ठीक है ना, whose पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट चार्ज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट एनी पॉइंट एट R वेक्टर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डॉट, सिंपल लिख देना ऊपर यहाँ पे क्या R के। तो आप इसको इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर हम जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करें तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग E बराबर क्या होता है भाई, F अपॉन Q नॉट। इस F की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये F की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो केवल क्या बचेगा, E बराबर, देखो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, केवल यहाँ पे क्या रह गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। भाई सिंपल, ये हो गया, ठीक है। ये तो खैर एक्सप्रेशन किसके लिए आया है, वैक्यूम के लिए आया है। अगर हम कोई मीडियम कंसीडर करें, ठीक है, अगर कोई मीडियम कंसीडर करें और उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, K हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन किसके बराबर होगा भाई, एप्सिलॉन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड योर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन, ठीक है ना, एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू होगी।
ठीक, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो भाई आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, ई वेक्टर, यहाँ पे अगेन आर वेक्टर देखो रखोगे, यहाँ पे ये देखो आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, तुमने फंक्शन पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, हम लोग क्या लिखते हैं, y बराबर एफ एक्स लिखते हैं, क्या बोलते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है आर वेक्टर का, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज, या ई आर का मतलब देखो, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए किसी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहाँ आर वेरिएबल है, ठीक है, हम पॉइंट पी को आगे बढ़ा घटा कुछ भी कर सकते हैं, आर हमें नहीं पता कितना है, ठीक है ना, डिफरेंट पोजीशन हो सकती है कोई भी, तो एट डिफरेंट पोजीशन या एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन दैट इज आर वेक्टर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा डॉट आर, सिंपल। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, क्लियर। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब जरा कुछ बातें कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन पे डिपेंड करता है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। डिपेंड क्या करती है भाई, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब कि किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो देखो मेनली तीन बात पे डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है भाई मीडियम पर, ठीक है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, एप्सिलॉन यूज हो रहा है तो मीडियम पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इसके अलावा दो बातों पे और डिपेंड कर रही है, एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड पर, क्लियर, और तीसरा जो है वो है डिस्टेंस स्मॉल आर, मतलब कि पोजीशन वेक्टर, इसको आर वेक्टर, कि आप किसी पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल तो रहे हो, लेकिन जिस पॉइंट पी पर निकाल रहे हो उससे उसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू वो कितनी है। आर जितना ज्यादा होगा ई उतना कम होगा, आर जितना कम होगा ई उतना ज्यादा होगा। इसके लिए ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको चलो ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। ग्राफ से कुछ ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज, मतलब यहाँ पे पॉइंट चार्ज हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है, और मीडियम भी हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। हम लोग केवल ग्राफ किसके लिए प्लॉट करेंगे, ई और आर के बीच में। तो दो टाइप के ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। एक तो आपने बोला आपको ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि देखो चार्ज भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, आर पर, दैट इज कॉल्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज टू द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट P, ठीक। अब इनका जो ग्राफ देखो, E अगर स्मॉल r के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है कि जैसे जैसे आप r की वैल्यू बढ़ाते हो, देखो ध्यान से, r की वैल्यू जैसे बढ़ाओगे E जो है पहले तेजी से कम होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। ये असाइनमेंट के तौर पे करके देखना, करना कुछ नहीं है, आप ई और आर के लिए प्लॉटिंग करना, एक ग्राफ लेना, ग्राफ शीट लेना, ठीक है ना, ई की कुछ वैल्यू रख देना ऐसी, ठीक है ना, आर की वैल्यू ऐसे रखना 1 2 3 4 5 ऐसे रखते रहना, ठीक है। फिर आप क्या करना, आर की वैल्यू यहाँ पे आर की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से पुट करके देखना, एक बार 0 और आखिरी में एक बार इनफाइनाइट जरूर देना। बात समझ में आ गई, क्योंकि इनफाइनाइट तो आगे कहीं मीट करेगा नहीं, तो ग्राफ कुछ आपको देखो ऐसा ही मिलेगा। बात से ठीक है। तो अगर E और R के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हो, अगर कीपिंग Q इज कांस्टेंट, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो E और R के बीच का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि E एंड 1/r स्क्वायर के बीच में प्लॉट करो, तो जैसा मैंने आपको देखो फोर्स में बताया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है कि E और 1/r स्क्वायर के बीच में प्लॉट करना। मतलब अभी देखो यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे आपको R की वैल्यू रखनी थी, ठीक है ना, यहाँ पे आप R की वैल्यू रखते हो, अब यहाँ पर आपको क्या करना, पूरे 1/r स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1/r स्क्वायर को, 1/r स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये पूरी जो वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे E भी क्या होगा, बढ़ेगा, उसी रेट से बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे देखो इस बात को दो तरीके से बोलते हैं, एक E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट P एंड पॉइंट चार्ज, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो अगर हम 1/r स्क्वायर को एज अ होल यूज करते हैं तो E जो है सीधा डिपेंड कर रहा है किस पर, 1/r स्क्वायर पर। मतलब 1/r स्क्वायर अगर बढ़ा, 1/r स्क्वायर अगर बढ़ा, r भले कम होता रहेगा, लेकिन 1/r स्क्वायर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो E भी क्या होगा, उसी रेट से बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट मिलेगा। तो ये दो जो ग्राफ है वो आपको नोट कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये ग्राफ और पूछ दिया जाता है, यहां पर कह देते हैं कि E, ठीक है ना, ये है कैपिटल E
और 1/r के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। ये कभी कभी मान लो ऐसे ही तुम्हारी एक्यूरेसिटी के लिए समझ लो, है ना, उसके लिए पूछ रहा हूं मैं। तो अगर मान लो आपको ई और 1/r के बीच में क्या डिफरेंस होगा, देखो ई और r, और ये आपका क्या है ई और 1/r। देखो 1/r है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 1/r तुम लोग देखो कैसे सॉल्व करोगे। 1/r का मतलब क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r अगर हम करते हैं और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, होल स्क्वायर लगा है। तो 1/r अगर 1 हुआ तो ठीक है, 1/r अगर 2 कर दोगे तो 2 दूनी 4, 3 कर दोगे तो 9। मतलब देखो ध्यान से, अगर आप 1/r की वैल्यू 1 2 3 करते हो तो 1/r पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो 1 4 9, मतलब ये की वैल्यू क्या हो रही है, तेजी से और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, यहाँ पे तेजी से बढ़ रही है। तो यहां जो ग्राफ है वो कैसे होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा। चाहो तो आप बुक्स में भी देख सकते हो, वहां से भी नोट कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। एंड गूगल यानी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, वहां पे भी आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो उसको कि भाई ई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट क्या होगा, ई और 1/r स्क्वायर में क्या होगा, ई और 1/r के बीच में क्या होगा। तो ये मैथमेटिकल ग्राफ्स हैं यार, बहुत सारे हो सकते हैं यार, है ना, बहुत जितना हम चाहे सोच सकते हैं। ऐसे देखो अगर ई और क्यू के बीच में प्लॉट किया जा सकता है, इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, ये तो पूछा भी जाता है। जैसे चार्ज बॉडी या चार्ज शीट अगर है ना, तो चार्ज स्फेरिकल बॉडीज की वजह से तो बहुत पूछा जाता है। आपने आगे क्वेश्चन भी आएंगे कि एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी मेटालिक कंडक्टिंग हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग म्यूजिक ऐसी भी हो सकती है, और उस पूरी बॉडी पर थ्रू आउट वॉल्यूम मान लो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं उस बॉडी स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से इनफाइनाइट तक ई और आर के बीच में एक रिलेशन प्लॉट करना है। तो वहां पर हम कहीं कहीं कुछ जगह एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे चार्ज वेरिएबल कर जाता है। तो ध्यान रखना E और Q के बीच में ग्राफ प्लॉटिंग क्या होगी, अगर हम कंसीडर कर लें यहाँ पे, देखो जैसे ये है Q और ये है E, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो R जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट हो, ठीक है। अब E सिर्फ Q पे डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड करता है, ऑब्वियस बात हम जानते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q होता है। पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ जो ग्राफ है वो कैसा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, ठीक। तो ये कुछ ग्राफ्स है, बहुत सारे ग्राफ्स हो सकते हैं, है ना, तो इसको हम डिस्कस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको नोट कर लीजिएगा, है ना, और भी ग्राफ्स पॉसिबल हैं, बहुत सारे ग्राफ हैं, ठीक है ना, तो इनको पढ़िएगा। तो चलिए आज हमारा बस इतना ही हम रखते हैं ग्राफ के बारे में, यहीं पे बात खत्म करते हैं। एक बात और है ना, अभी तो मैंने आपको जनरल बातें बता दी हैं, पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, ठीक। इसके बाद अब जो हमारा अगला लेक्चर है उस पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। सबसे पहला आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ज्योमेट्रिकल ऐसा कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे नेचर को रिप्रेजेंट करता है। नेचर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में, मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर यूनिफॉर्म है तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे रिप्रेजेंट करें। उन रीजन पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और वो रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, उन दोनों को आपस में कैसे कंपेयर करें, तो उसको कैसे हम विजुलाइज करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि हमें देखा ही नहीं देता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट के जरिए हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कर सकते हैं, समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कंसेप्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। कल आपका जो टॉपिक है एक तो फील्ड लाइन पर रख दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आने चाहिए, पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आगे वो बहुत गॉस थ्योरम में जो काफी न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें उसकी हमें जरूरत पड़ती है। बगैर इस कंपोनेंट्स की आप गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल को करने में बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए वो कंपोनेंट पढ़ना आपके बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बस बेसिक पॉइंट्स ही तो पढ़ने हमें, मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे कहा था कि पॉइंट, एक तो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ये तीनों बैकबोन है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अगर नहीं गड़बड़ हुई तो सब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझने हमेशा दिक्कत होगी, उसके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होगी, उनके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम से बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए अभी आज के लिए बस नहीं रखते हैं, कल के लेक्चर में इन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल्स आपको सेशन मिलते रहेंगे, एक टाइप का न्यूमेरिकल और रहेगा प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन। देखो आज ही वो लेक्चर हो सके पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो कल वो लेक्चर पोस्ट हो जाएगा। और शीट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्लीज कंप्लीट करना। प्रीवियस जितना भी टॉपिक्स हो चुके हैं, जो भी टॉपिक्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स पूरे कर लिए।
जो ना आए मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं आपको करा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करा दूंगा, जो कि मैं संडे को उसके आंसर्स लाऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं वो वाले क्वेश्चन उठाऊंगा जिनमें आपको प्रॉब्लम हुई थी। चलिए तब तक के लिए फिर नमस्कार और जय हिंद।